वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। कुंडली ज्ञान के इस थर्ड एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ग्रह दृष्टि की, उनके रंग की और उनके दिशाओं की। कुंडली में ग्रह की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि हर ग्रह की अलग अलग दृष्टियां होती हैं और उनका इफेक्ट कुंडली में ज़रूर पड़ता है। एक ग्रह जो आपके साथ बैठा है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, पर दूसरा ग्रह जो किसी और घर में बैठकर आपको देख रहा हो तो वो भी आपका कुछ ना कुछ हित और अहित कर ही सकता है। कभी वो बचा सकता है, कभी मार सकता है। पर हमें ये याद रखना चाहिए, जो हमारे साथ बैठा हुआ ग्रह है, जैसे एक खाने में दो ग्रह बैठे हुए हैं तो उनका इफेक्ट ज़्यादा होगा बजाय इसके कि कोई दृष्टि दे रहा है। दृष्टि से इफेक्ट पड़ता है पर साथ बैठे ग्रह का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रह दृष्टि से। सूर्य की ग्रह दृष्टि, सूर्य जो राजा है, बलि है, उसकी 7वीं दृष्टि होती है और चंद्रमा उसकी भी 7वीं दृष्टि होती है। मंगल, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। चौथी दृष्टि इनकी बहुत ही ममतामय होती है, जो प्रोटेक्ट करते हैं। 7वीं दृष्टि इनकी पार्टनरशिप के लिए होती है, जैसे कि आपके सेक्सुअल प्लेजर हो गए, या आपका विवाह हो गया, या आपका क्या कहते हैं वैवाहिक जीवन हो गया, इन सब पे ये प्रभाव डालते हैं। 7th दृष्टि जिसकी भी होती है वो ज़्यादातर का विवाह पर ही या किसी से आपसी रिलेशनशिप पे ही प्रभाव डालता है। मंगल की 8वीं दृष्टि मृत्यु की दृष्टि होती है, वो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उसे गुप्त कर देते हैं, या उसमें जूझने का क्या कह सकते हैं, जूझने की ताकत देते हैं। बुध की 7वीं दृष्टि होती है, गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है। शनि की 3, 7 और 10वीं दृष्टि होती है। राहु की 5, 7 और 9 दृष्टि होती है। उसी प्रकार से केतु को कहा जाता है कि ये भी छाया ग्रह जो है, ये भी एस्पेक्ट करते हैं 5, 7, 9 में ही, जहां राहु करते हैं। तो अब दृष्टि कैसे देखी जाए? जहां पर भी आपका नंबर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए अपने लगन चार्ट को। तो जब लगन चार्ट को आप देखेंगे कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज आपको गिनती करना है। जहां पर भी आपका ग्रह बैठा है पहले वहां पर गिनती करना है और उसके बाद आगे गिनती करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जो पीछे चार्ट आप देख रहे हैं, ये कुंडली है जो मेरे पास है। इसको हम बेस बनाकर स्टडी करेंगे और बताएंगे कि इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है प्लैनेट्स की। ओके, तो पीछे लगे चार्ट को ध्यान से देखिए कि इसमें दृष्टि संबंध कैसे बन रहा है। सबसे पहले हमने सूर्य बोला था, तो सूर्य की 7वीं दृष्टि है। सूर्य यहाँ कौन से हाउस में बैठा हुआ है, जरा लगन से गिनिए। मतलब कि जो लग्न राशि है उसमें जहाँ नंबर 1 होता है, वहाँ से जहाँ पे इसमें 8 लिखा हुआ है, 8 से गिनती करिए। इसका लग्न 8वां घर का है, तो 8 का 1, 2, 3, 4, लगन से चौथा घर सूर्य का। ठीक है, इसी तरीके से काउंटिंग करनी है। तो जब सूर्य यहाँ पर है तो उसकी 7वीं दृष्टि गिनती करेंगे, तो 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7वीं दृष्टि इसकी पड़ रही है 10th हाउस पे, जहाँ पे बैठा है 5th हाउस। और ये जो चौथे घर में बैठा है वहाँ 11th हाउस बैठा हुआ है। अब हाउस बैठा है तो आप समझते हैं क्या हुआ, उस हाउस का प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है और सूर्य उसके साथ बैठा हुआ है। जैसे सूर्य शनि के साथ शनि के घर के साथ बैठा हुआ है और शनि सूर्य के घर के साथ बैठा हुआ है। दोनों एक दूसरे के घर की रक्षा करेंगे। तो दोनों ने अपना अपना घर एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया है, और अगर सूर्य शनि को नुकसान पहुंचाएंगे तो यहाँ शनि भी सूर्य को नुकसान पहुंचाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है। जब ग्रह आपस में अपने हाउसेज एक्सचेंज कर लेते हैं तो वो जनरली एक दूसरे के घर की रक्षा ही करते हैं। पर इन केस किसी भी सूरत में अगर सूर्य मतलब कि जैसे वो पिता हैं
उन्होंने पुत्र का हानि किया तो पुत्र भी उसी तरीके से हानि करेगा। इसमें पुत्र की हानि ज़्यादा होगी सूर्य और शनि के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है और वो शनि का पिता है और वो उन्हें जला भी देता है। अच्छा, अब आप 5th हाउस में आइए। देखिए 5th हाउस में कौन कौन से बैठे हुए हैं। केतु बैठा हुआ है और मर्क्यूरी बैठा हुआ है और वीनस बैठा हुआ है। 5th हाउस जिसमें 12 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 12 नंबर वहाँ लिखा हुआ है जहाँ 5th हाउस है, ठीक है। तो 5th हाउस में 12th नंबर लिखा हुआ था। 12वें घर का जो एस्पेक्ट है वो इनके 5th हाउस में आएगा। तो इनके 5th हाउस में केतु बैठे हुए हैं, तो केतु की कितनी दृष्टियां होती हैं? 5, 7 एंड 9, जैसे राहु की होती हैं 5, 7 एंड 9। तो केतु की जो दृष्टि है वो कौन से घर पे पड़ रही है? तो आप काउंटिंग करिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 9th हाउस पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, जिसमें 4th लिखा हुआ है ना, 4th हाउस। तो 9th हाउस में इनके 4th हाउस है, पर इस पे दृष्टि केतु की भी पड़ रही है। अब उसके बाद 7th दृष्टि इसकी कितनी पड़ेगी? 5, 7 एंड 9। तो 5th दृष्टि के बाद 6th एंड 7th। तो ये भाग्य स्थान पर आपकी दृष्टि पड़ रही है केतु की, मतलब 6th हाउस जहाँ लिखा हुआ है 11th हाउस में जहाँ राहु बैठा हुआ है, ठीक है, एक तो वहाँ पड़ रही है। और फिर 9वीं दृष्टि हो गई 7 के बाद 8 और 9, मतलब लग्नेश पे भी पड़ रही है। तो ये दृष्टि जो मैंने आपको अभी केतु की बताई, उसी तरीके से बुध की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये भाग्य स्थान पर पड़ रही है इसकी 7वीं दृष्टि बुध की भी, जो अस्त बैठा हुआ है, ठीक है, और नीच का भी है। दूसरी बात, अब यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है उच्च का, उच्च मतलब एग्जॉल्टेड, ठीक है। शुक्र की भी कितनी दृष्टि है? 7वीं दृष्टि है। तो 7वीं दृष्टि इसकी भी भाग्य स्थान पर पड़ रही है। तो ये तीनों ग्रह जो 5th हाउस में बैठे हुए हैं, ये 5th हाउस को तो इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, प्लस ये 7th हाउस को भी, ये 11th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब जहाँ 6 लिखा हुआ है उसको भी इफेक्ट करेंगे। उसके बाद ये 9th हाउस जहाँ 4 लिखा हुआ है उसको भी इफेक्ट करेंगे। उसके बाद ये लग्नेश जहाँ 8 लिखा हुआ है उसको भी इफेक्ट करेंगे। ये घर एक तरीके से पूरी कुंडली को इफेक्ट कर रहा है। 5th हाउस कौन सा घर है आपको याद है ना? हम लोग जैसे जैसे कुंडली में चर्चा करेंगे, जो पीछे बात कर चुके हैं, उसकी कुछ चीज़ों को रिवाइज भी करते चलेंगे। 5th हाउस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। ये सिंह राशि का हाउस है और यहाँ पे प्रेम संबंध, शिक्षा और आपके बच्चे हैं। अगर आपका 5th हाउस खराब है, किसी की भी बर्थ चार्ट में अगर 5th हाउस खराब है, तो 100 में से 90% चांस है कि उन्हें बच्चे नहीं होंगे, या उन्हें बच्चे होने पे बड़ी प्रॉब्लम होगी, या उनको मिसकैरेज हो जाएगा। उनके भाग्य में अनफॉर्चुनेटली बच्चों का सुख लिखा नहीं होता है अगर 5th हाउस खराब है। अगर 5th हाउस अच्छा है तो आपको बच्चे भी मिलेंगे, प्रेम संबंध भी आपके होंगे और आपकी शिक्षा भी अच्छी होगी। अच्छा, अब 6th हाउस जहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है वहाँ पे चंद्रमा है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि कौन से घर पर पड़ रही है? हम गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि जो है वो 12वें भाव पे पड़ रही है। वो 6th हाउस में बैठा हुआ है 1st हाउस के साथ, और 12th हाउस में 7th हाउस बैठा हुआ है। वहाँ पे चंद्रमा एस्पेक्ट कर रहा है, मतलब चंद्रमा यहाँ रोग ऋण शत्रु, 6 हाउसेस फॉर रोग ऋण एंड शत्रु, यहाँ बैठ के चंद्रमा 12th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं इसके 8th हाउस में, जहाँ गुरु और मंगल बैठे हुए हैं, ठीक है, जहाँ 3 लिखा हुआ है। अब गुरु की भी 3 दृष्टियाँ हैं और मंगल की भी 3 दृष्टियाँ हैं। तो गुरु की जो 3 दृष्टियां हैं उसमें सर्वप्रथम हम गिनती करेंगे कौन कौन सी दृष्टि है, पहले रिवाइज कर ले। 5, 7 एंड 9 ये गुरु की दृष्टि है। तो गुरु के घर से हम 5 गिनती करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब गुरु 8th हाउस में बैठ के अपने घर 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। अब इस 12th हाउस को कौन कौन एस्पेक्ट कर रहा था? चंद्रमा भी एस्पेक्ट कर रहा था, ध्यान है ना आपको, 6th हाउस में बैठकर। अब यहाँ 8th हाउस में गुरु बैठकर अपनी
जो है 1 2 3 4 5 फिफ्थ दृष्टि जो है वो 12th हाउस पे डाल रहा है। उसके बाद गुरु की 7th दृष्टि जो पड़ रही है वो आप आगे गिनती करिए 5 6 एंड 7। सेकेंड हाउस में 9th हाउस बैठा हुआ है और गुरु उसको देख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सेकेंड हाउस किस चीज़ का था? फैमिली मेंबर्स का था, बैंक बैलेंस का था और हमारे जो परिवार के लोग हैं उनका था। तो उसको भी गुरु यहाँ पे 8th हाउस में बैठकर एस्पेक्ट कर रहा है, वो इफ़ेक्ट करेगा। ये मैं बताऊंगा कि इसका मतलब फल क्या होता है, ये बाद के बारे में बताऊंगा। पर पहले आप दृष्टियों को समझ लीजिए कि कैसे काउंटिंग हो रही है एंटी क्लॉकवाइज और कैसे एक हाउस में बैठकर एक ग्रह दूसरे हाउस को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। अब हम आते हैं मंगल के ऊपर। मंगल की भी 3 दृष्टियाँ हैं। मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो सिक्योरिटी देती है। मंगल 1 2 3 4 बैठकर वो 11th हाउस में राहु को एस्पेक्ट कर रहा है और 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब 11th हाउस को वो एस्पेक्ट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है मंगल 8वें घर में बैठकर। मतलब वो अब 11th हाउस को वो बचाएगा, बचाने का काम करेगा, मतलब भाग्य को 11th हाउस बचाएगा। और इसके पश्चात मंगल की चौथी दृष्टि के बाद 7वीं दृष्टि होती है। ठीक है, तो 7वीं दृष्टि हुई तो यहाँ से 4th 5 6 एंड 7th, मतलब अब सेकेंड हाउस पे भी मंगल की दृष्टि है और वहाँ पे 9th हाउस बैठा हुआ है। तो सेकेंड हाउस फिर याद रखिए किसका है? पैतृक संपत्ति का, बैंक बैलेंस का, ठीक है, आपके परिवार का, आपके परिवारजनों का ये घर होता है। इस पे मंगल की 8 जो है 7th दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, अब इसके बाद 7th के बाद मंगल की 8th दृष्टि 3rd हाउस में पड़ रही है जहाँ पे 10th लिखा हुआ है। अब 3rd हाउस में मंगल खतरनाक हो जाते हैं, मंगल करते हैं दंगल। उनको हराना या उनसे कम्युनिकेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है। वो आयरन रॉड के साथ 3rd हाउस में खड़े रहते हैं, उनको बातचीत में हराना नामुमकिन है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल ज़ोरदार हो जाती है, वहाँ पे उनको हराना वहाँ पे नामुमकिन होता है। खैर, अब इसके बाद हम आते हैं 10th हाउस में जहाँ 5 लिखा हुआ है और शनि लिखा हुआ है। शनि की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। 3 दृष्टियाँ में पहली 3री, दूसरी 7वीं और आखिरी वाली 10वीं दृष्टि होती है। अब जब हम गिनती करना चाहते हैं शनि से, तो शनि कहाँ पे है? प्रोफेशन हाउस में है। शनि इनके प्रोफेशन को इफेक्ट कर रहा है, शनि इनके प्रोफेशन को इस्टेब्लिश कर दे रहा है। शनि यहाँ पे 5th हाउस को भी इस्टेब्लिश कर रहा है, मतलब अब इनका प्रेम प्रसंग और बच्चे, ठीक है, ये तो होंगे ही होंगे क्योंकि शनि इन 10th हाउस इज राजयोग। अभी इनका ये शनि जो है थोड़ा वक्री है, मतलब आगे पीछे का फल दे रहा है। अब जब शनि 9th हाउस में पीछे होकर आएगा, आगे आएगा, तो शनि 9th हाउस इज ऑल्सो गुड फॉर मनी। और शनि यहाँ पे जब बिजनेस इस्टेब्लिश कर देगा तो ये एक ब्रांड की तरह इस्टेब्लिश हो जाएंगे। इनके बच्चे भी इनका खूब नाम करेंगे क्योंकि शनि यहाँ राजयोग दे रहा है। और इनके खूब प्रेम प्रसंग भी होंगे और इनके प्रेम प्रसंग इनके काम करने वाली जगह पे भी होंगे। ऐसा शनि करता है, जहाँ पे बैठता है उस घर को वो इस्टेब्लिश कर देता है, उस घर को वो सच बना देता है। इसके बाद शनि की 3री दृष्टि होती है। शनि की तीसरी दृष्टि आप जब गिनती करेंगे तो 1 2 3, अब ये 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। अब 12th हाउस को और भी ग्रह एस्पेक्ट कर रहे थे। 5th हाउस में बैठ के केतु, वीनस, ये सब के सब एस्पेक्ट कर रहे थे। बुध भी एस्पेक्ट कर रहा था। इधर 3rd हाउस में गुरु मंगल जहाँ बैठे हैं वो भी एस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ शनि भी एस्पेक्ट कर रहा है। अब शनि यहाँ पे 12th हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है जहाँ 7th हाउस बैठा हुआ है। शनि की 7वीं दृष्टि जो है वो 11th हाउस पे पड़ रही है, जो कि 4th हाउस में लिखा हुआ है और वहाँ सूर्य भी बैठे हुए हैं। अब सूर्य हर जगह अच्छे हों ये कोई ज़रूरी नहीं है, सूर्य अपने दोस्तों के साथ अच्छे हों ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप एक बात समझिए, सूर्य और चंद्र, जैसे मैंने बताया था मित्र शत्रु का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, तो जो सूर्य है वो अपने मित्र चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है।
अब जब वो चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है तो इस केस में आप एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि जहाँ सूर्य चौथे घर में बैठा हुआ है वहाँ पिता और पुत्र भयंकर दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि देख रहे हैं इस कुंडली में शनि और सूर्य आमने सामने हैं, पिता और पुत्र भयंकर दुश्मन हैं। यद्यपि इस कुंडली के हिसाब से जो पुत्र है वो पिता का बिजनेस करेगा, रियल एस्टेट का बिजनेस करेगा, पर फिर भी वो जब तक पिता के सामने रहेगा, पिता के साथ रहेगा, भाई उसका पिता उसका फ़ायदा खूब उठाएगा। ये ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें बच्चों को आपको अपने से थोड़ा दूर कर देना चाहिए, उन्हें कहीं और काम करने भेज देना चाहिए, नहीं तो आप तो सुखी रहेंगे, मतलब पिता तो सुखी रहेगा पर पुत्र हमेशा दुखी रहेगा। पुत्र का उत्थान तभी होगा जब वो पिता से दूर हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें आप देखिए कि शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है। तो शनि की 10वीं दृष्टि जो है ये आपके पास 7, 8, 9 और 10। तो शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो 7th हाउस में पड़ रही है, जहाँ सेकंड लिखा हुआ है। सेकंड हाउस किसका था? फैमिली मेंबर्स का था। 7th हाउस किसका था? सेक्सुअल प्लेजर का था, शादी ब्याह का था, आपके स्पाउस का था, आपके लाइफ पार्टनर का था, जीवन साथी का था, आपके पैसों का था। ठीक है, तो यहाँ भी शनि एस्पेक्ट करेंगे। अब हम आते हैं 11th हाउस में। 11th हाउस जहाँ 6 लिखा हुआ है और राहु बैठा हुआ है। राहु वहाँ से बैठकर 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, मतलब उसकी 7th दृष्टि जो है वो 12th हाउस जहाँ लिखा हुआ है 5th हाउस में उसको देख रहा है। अब वो 5th हाउस में जितने भी ग्रह हैं उन सबको बढ़ाएगा। आपको मैं एक बात बता दूं कि राहु इन 6th हाउस और राहु विथ एस्पेक्ट ऑफ 6th हाउस इज वेरी लकी फॉर मनी। पैसे के लिए राहु 6th हाउस से ज़्यादा कहीं नहीं दे सकता है। राहु जो होता है वो आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, इलीगल एक्टिविटीज़, सडन गेन्स, गड़ा हुआ धन, अचानक से किस्मत बदल जाना, अचानक से राजा से रंक बन जाना, रंक से राजा बन जाना। इस केस में राहु पॉजिटिव है और पावरफुल भी है और सही जगह बैठा हुआ है। तो ये व्यक्ति अपने जीवन में स्ट्रगल जरूर करेगा, पर वन फाइन डे ये अचानक से ऐसे बढ़ेगा कि लोग देखेंगे कि अरे ये क्या हो गया, ये तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, ये कैसे हो सकता है। लोग बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसा आदमी अचानक से बढ़ गया जो कि इतना नीचे था। और इनकी लाइफ में ये चीज़ होती रहेगी, कभी नीचे आएंगे, कभी ऊंचे जाएंगे, कभी नीचे आएंगे, कभी ऊंचे जाएंगे। इनको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि राहु इनका पॉजिटिव है, इसलिए इन्हें डरना नहीं चाहिए। जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे ही उतनी दुगनी ऊंचाई तक राहु इनको ले भी जाएगा, बशर्ते ये राहु को पॉजिटिव रखें, राहु को अपने काबू में रखें, अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को उस तरीके से अपने काबू में रखें कि वो इनके ऊपर ना हावी हो जाए। क्योंकि अगर राहु हावी हो गया तो ये एडिक्शन देगा ही देगा, किसी भी चीज़ का दे सकता है, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, सिगरेट, शराब और भी जो ऊटपटांग चीज़ें हैं जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता, वो भी इनके अंदर ऐब आ जाएगा। पर स्त्रियों से इनका संपर्क होने लगेगा अगर इनका राहु जरा सा भी डिस्टर्ब हुआ। ऐसे जातक जिनका राहु 11th हाउस में है उनके पिता से उनकी बनती नहीं है, वो अपने पिता के लिए अच्छे नहीं होते हैं। जब लेकिन वो अपने पिता से दूर होते हैं तभी उनकी लाइफ अच्छे से निकलती है। ऐसे लोगों को 48 ईयर्स तक अपने कोई घर नहीं बनाने चाहिए, दूसरे के घर में या पिता के बनाए हुए घर में रहना चाहिए। उसके बाद ही ये घर बनाएं तो इनको फरेगा, नहीं तो इनकी पुत्र के ऊपर प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, और इनकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होने लगती है। अब हम आगे चलें तो हमने तो सारे ग्रह दृष्टि के हिसाब से बता दिए इसमें। ठीक है, तो ये 9 ग्रह की दृष्टियाँ थी। अब जो 9 ग्रह की दृष्टियाँ हैं, इसके अतिरिक्त ये 9 ग्रह जो हैं ये दिशा और रंग भी निर्धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त हर ग्रह का एक रंग होता है। जैसे सूर्य का लाल और श्याम, चंद्रमा का सफ़ेद, मंगल का लाल, बुध का हरा, गुरु का गौर पीला, शुक्र का श्वेत, शनि का काला, राहु का नीला और केतु का विचित्र। और इनकी दिशा भी होती है वास्तु के हिसाब से। ये आप शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए, मैंने पीछे चार्ट लगा रखा है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं फॉर फ्यूचर क्रॉस रेफरेंस इन योर हाउस
एंड इन योर कुंडली ऑल्सो। जैसे सूर्य की दिशा पूर्व है, चंद्रमा का वायव्य है, और मंगल का दक्षिण है, बुध का उत्तर है, गुरु का ईशान है, शुक्र का अग्निकोण है, शनि का पश्चिम है और राहु का नैऋत्य कोण है। तो आप एक बात समझिए, आई होप आपको मेरा ज्ञान सही लगा होगा। अगर कहीं गलती हो रही हो तो मुझे चेकआउट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ कतारा। आप सबका भला हो। नेक्स्ट एपिसोड में मैं कुंडली ज्ञान के बारे में और चर्चा करूँगा।